तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइट है जॉब नोटिफिकेशन पे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर में जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे देखा था, जो अकॉर्डिंग टू निम्मी के हिसाब से दे रखा है उसके हिसाब से हमने देखा था। इसमें 4-5 टाइप के ही दिए हुए हैं, बाकी आप दूसरे बुक के हिसाब से देखोगे तो अलग अलग टाइप के उसमें बहुत मिलते हैं। इसमें पार्ट्स देखे थे, अलग अलग पार्ट्स देखे थे, पार्ट्स के बारे में जाना था किसका क्या काम है, ठीक है। उसमें टाइप्स देखे थे, उसकी जो लिस्ट काउंट निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। जैसे आपका एक भाग का जो होता है थिम्बल के एक भाग का मान जो चली जाती है, एक राउंड पूरा घूमता है तो 0.5 होता है, और उसके एक पार्ट का भाग हो गया तो 0.5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न जो होते हैं ट्रिपल डबल जो है वो होते हैं 50, उसको डिवाइड करोगे तो आपका सीधा आ जाएगा। ये इसका लिस्ट काउंट होता है। फिर उसके बाद रीडिंग कैसे लेना है, उसमें वर्नियर डिवीज़न सॉरी मेन स्केल डिवीज़न हो गए हैं, फिर उसके बाद थिम्बल डिवीज़न हो जाएंगे, सब डिवीज़न हो जाएंगे, फिर सबको ऐड करके फाइनल वैल्यू आता है। जैसे ये इसमें होगा न्यूनतम सीमा हो गई, उसका एक्सटेंशन जैसे लेते हैं 25 से 50, 50 से 75 वैसे करके देखा, ठीक है। आगे जैसे इसका कंस्ट्रक्शन देखा तो इसके जो बने होते हैं अलग अलग पार्ट्स के बारे कहाँ कहाँ को बनते हैं उसके हिसाब से देखा। उसके बाद इसको मेंटेनेंस करने के लिए इसके स्पैनर्स कौन कौन से इस्तेमाल करे जाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इसमें लगे होते हैं, कैसे इसमें फिट करे जाते हैं, इसके बारे देखा। ये जैसे सी स्पैनर टाइप का हो गया, इसके बारे देखा। फिर हमने माइक्रोमीटर के टाइप में इनसाइड माइक्रोमीटर देखा, उसके पार्ट्स के देखे हैं। फिर उसके बाद एक्सटेंशन उस पर ऐड करते हैं साइज़ बढ़ाने के लिए। ये जैसे एक्सटेंशंस हो गए हैं इसके बारे हमने देखा। डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे देखा, इसके पार्ट्स के बारे देखा, इसका यूजेस देखा। ये जैसे डेप्थ माइक्रोमीटर के पार्ट्स हो गए, क्योंकि ये क्या हो एग्ज़ाम से रिलेटेड हम देखते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पार्ट्स के नाम दे रखे हैं, इसमें एक्स लिखा रहेगा, इस एक्स को क्या बोलते हैं, जैसे थिम्बल लिखा है, तो ऐसे करके बहुत सारे आते हैं पेपर में। इसरो के पेपर देखोगे या आप पिछले साल के जितने भी पेपर देखोगे ना प्रीवियस ईयर में, ये सारे सवाल बनते हैं। सीएल के पेपर आप देखोगे, ये जैसे डिजिटल माइक्रोमीटर हो गया, इसकी लिस्ट काउंट अलग होती है। जैसे ये लिस्ट काउंट हो गया एम में 0.001 फिर उसके इंच में अलग हो जाते हैं। इसके बारे देखा था कैसे रीडिंग लेना है, इसमें डायरेक्टली आ जाता है तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं होती है, एलसीडी लगी होती है, इससे हमारा जितना वैल्यू हमारा मेजरमेंट हो गया ये डायरेक्ट दिखता है। वहीं डिजिटल में ये चीज़ आसान हो जाती है, और जो नॉर्मल होती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। बाकी वो हो गया था। अब हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे, ठीक है। आज की क्लास में बेसिकली हम देखेंगे जो वर्नियर कैलिपर्स हैं, इसके जो टाइप्स आते हैं, उसको रीडिंग कैसे लेते हैं, ग्रेजुएशंस के बारे देखेंगे। जैसे वर्नियर के कैलिपर हो गया तो वर्नियर हाइट गेज होता है, फिर जैसे उसके मेज़रमेंट होते हैं, ब्रिटिश में होते हैं, मैट्रिक में होते हैं, एक एक करके हम सबको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। सो बेसिकली ये आपका वर्नियर कैलिपर है, इसमें अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 करके इसके सारे पार्ट्स के नाम हैं। जो पेपर से रिलेटेड आते हैं उसके बारे भी जानेंगे, और जो ऐसे थ्योरी पार्ट दे रखा है उसके बारे में देखेंगे। तो ये क्या है, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सटीक मापक यंत्र है। इसका उपयोग जो होता है, इसका ये बेसिकली लिस्ट काउंट है 0.02 तो इतना ही उपयोग सटीकता से ये मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमें अलग अलग पार्ट का देखते हैं, तो ये जिसमें ये आपका डेप्थ बार हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर आते हैं, ये आपका फिक्स जो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मूवेबल जो हो जाएगा, और साथ ही उसके साथ ही आपका इंटरनल और एक्सटर्नल वाले भी जो हो जाएंगे। जैसे एक हो गया, एक और दो जो हो जाएगा, ये दोनों आपके फिक्स जो हो गए। 3 और 4 आपका मूवेबल जो हो गया। फिर ये पाँच नंबर जो हो जाएगा, ये आपका वर्नियर 6 नंबर जैसे बीम हो गया, ठीक है। 7 नंबर डेप्थ बार हो गया। 8 नंबर जो हो गया ये लीवर है, ये आपका लीवर 8 नंबर का। 9 नंबर का है फिर वर्नियर स्केल है। ऐसे करके यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। अब जैसे फिक्स जो हो गया, फिक्स जो क्या होता है दूसरे साइड होता है, जो क्या होता है बाहरी माप लेने के लिए, और दूसरी एक जो हो गया ये बाहरी माप के लिए हो गया, और ये भीतरी माप के लिए हो गया, ये चीज़ें भी है। फिर मूवेबल जो हो गया उसके बारे दे रखा है। दूसरा जैसे इसमें अलग है, ये जो है बाहरी माप के लिए, ये भीतरी माप के लिए है। तो सबके इस तरह से यूज भी हैं। अभी जैसे ये एक्सटर्नल मेजरमेंट ले रहा है, इसमें इंटरनल मेजरमेंट ले रहा है, ठीक है। तीसरा चौथा हो गया, फिर उसके बाद पांचवा देखते हैं। तो ये आपका 5 नंबर की तरह ये वर्नियर स्लाइड हो गया, ये स्लाइड करता है। इसमें देखोगे ये ग्रेजुएशन है,
ये वर्नियर है, टोटल 50 नंबर है, ठीक है। 50 होता है तो इसका लेस्ट काउंट ऐसे निकलेगा, तो टोटल एक पार्ट का मान 1 हो जाएगा माइनस 49/50 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा, मतलब 0.02 हो जाएगा इसका लेस्ट काउंट। उसके बाद 6 नंबर जैसे ये हो गया, ये आपका बीम हो जाएगा, ये आपके ये 7 नंबर ये आपका डेप्थ पार हो जाएगा। तो ये डेप्थ मेजरमेंट स्लॉट हो गया, या डेप्थ जो जुड़ा हुआ जो होता है, इसमें गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और स्लॉटेड की जो होती है गहराई, उसकी मापने के लिए। बीम में बेसिकली क्या होती है, जुड़ी गहराई। बार बीम होती है जो स्लाइड करती है। उसके बाद वर्नियर स्लाइड देखेंगे तो उसमें क्या होता है, वर्नियर स्लाइड बीम के ऊपर चलती है, इससे स्प्रिंग लोडेड थंब लीवर के माध्यम से किसी भी स्थिति में सेट किया जाता है। तो 8वें नंबर पे जो है थंब लीवर वाला है, कहीं पे भी आप सेट करके मेजरमेंट ले सकते हैं बेसिकली। ये जैसे इसका यूज़ किया डेप्थ बार का, ठीक है, तो स्लॉट की गहराई मापने के लिए। उसके बाद 8 नंबर जैसे थंब लीवर हो गया, ये थंब लीवर जहाँ पे भी लॉक करना है आपको, जैसे ये स्प्रिंग लोडेड होता है, बीम के साथ स्केल पर वर्नियर स्लाइड को किसी भी स्थिति में सेट करने में मदद करता है। फिर बाद में आप मेजरमेंट ले सकते हो। उसके बाद आपका 9 नंबर है वर्नियर स्केल का। सो ये जैसे वर्नियर स्केल मैंने दिखा दिया, ये 0 से लेकर 50 तक है। उस पर अलग अलग मार्किंग कर रखे हैं, तो जहाँ पे मिलते हैं वो उसके हिसाब से ये वर्नियर स्केल हो गया। फिर उसके बाद मुख्य पैमाना हो गया। तो मुख्य पैमाना आपका ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 तक लिखा है, ये मुख्य पैमाना हो गया, ठीक है। मुख्य पैमाने में अंशांकन या विभाजन बीम पर अंकित हो गए। उसके बाद आकार जो होते हैं वर्नियर कैलिपर के, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज में पाए जाते हैं, जिसमें आपका 150, 200, 250, 300 और 600 mm के आकार में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसके आकार का चयन किए जाने वाले मापों पर निर्भर करता है। आप जैसा आकार लेंगे उसके हिसाब से इनके माप को डिसाइड किया जाता है। जैसे आपको लेना है यदि 50 mm का, तो आप 150 mm के वर्नियर कैलिपर से उसको मेज़रमेंट करोगे, ना कि 200 या 250। यदि आपके पास ये नहीं है तब आप प्रेफर करोगे 200, ना कि आप 600 जाके लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें बेसिकली होती है। तो उसके आधार पर क्या होता है, आकार का चयन किए जाने वाले मापों पर निर्भर करता है। वर्नियर कैलिपर क्या है, सटीक उदाहरण है, और इसलिए इन्हें संभालते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अब जैसे इनका यूज़ कर लिए हैं, उसके बाद आपको रख रखाव में भी इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, चली जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को सही तरीके से उपयोग करने के बाद सही रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो खरोच नहीं आएगा, उसकी एक्यूरेसी नहीं जाएगी। जैसे इसमें भी मापने के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए कभी भी तो वर्नियर कैलिपर का उपयोग ना करें। अब जैसे मेजरमेंट करने का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, आप उसको हैमरिंग के लिए यूज़ करोगे, ऐसे में क्या होगा, वो डैमेज होगा। इसलिए कह रहा है कि आप जैसे वर्नियर कैलिपर का है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आप उसमें खाली मेजरमेंट लेने का काम करो, ना कि आप दूसरा काम करो। तो उससे क्या होगी, उसकी एक्यूरेसी भी बनी रहेगी, लॉन्ग लाइफ होगा, अच्छा चलेगा। फिर वैसे ही करके आप लंबा चला सकते हो। वर्नियर कैलिपर का उपयोग जो होता है केवल जहां मशीनीकृत या दरार सतहों को मापने के लिए किया जाना चाहिए। अब जैसे वर्नियर कैलिपर का उपयोग कहाँ पे करना है इसके बारे में, तो जो भी अपना सरफेस या जॉब बना हुआ है, फिनिश्ड है, जैसे मशीनीकृत किया हुआ है, तो या फिर जो दायर सतह होते हैं उन्हीं पे इसका उपयोग करना चाहिए, ना कि आप कहीं पे भी यूज़ कर दो। उससे वही चीज़ें हैं, एक्यूरेसी की है, बाकी दूसरी कोई चीज़ नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, इन चीज़ों को मना किया जाता है। अब आगे है, उन्हें कभी भी क्या है, किसी अन्य उपकरण के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जैसे क्या है कि हम उसको को यूज़ कर लिए हैं, उपयोग में लाए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसको साफ़ करेंगे, और उसका एक स्पेशल बॉक्स आता है। जितने भी आपके मेजरिंग टूल्स आएंगे या मार्किंग टूल्स आएंगे, देखोगे उनमें एक अलग उसके बॉक्स आते हैं। तो इसमें ऐसे इसका एक अलग बॉक्स आएगा, इसमें जैसे दिया हुआ है कि इसमें एक बॉक्स आता है, उसमें स्टोर वापसी उसी में रख दें, और सही तरीके से जो उसका है उसके हिसाब से उसमें रखें। कोशिश करें साफ करके रख दें, नहीं तो क्या है, जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे क्या है कि ग्रेजुएशंस। सो बेसिकली ग्रेजुएशंस हम उसको कहेंगे जिसमें उसमें जैसे लाइंस होती है। अभी जैसे दिखाता हूँ, ये जैसे हो गया, ये लाइंस हो गई, ठीक है। इस पे 0, 5, इसके बीच में ये छोटे छोटे जो दे रखे हैं ना मार्किंग है, इन्हीं को ग्रेजुएशंस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, इसके साइज हमने देख लिए, ठीक है।
तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, सत्यता के साथ उपलब्ध है ना, विभिन्न उसके साथ ही चयन, आवश्यकता, सत्यता, मापें और जाने वाले कार्यों में जो भी जहाँ पे कार्य करना है, जहाँ पे उपयोग में लाना है, तो उसके हिसाब से उसका वो करें, अपने आकार पर निर्भर करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था 50 mm का आपका मेजरमेंट लेना है, तो आप उसमें 150 का इस्तेमाल करोगे, ना कि 2500 का इस्तेमाल करोगे। उससे क्या होगी, आपको आसानी होगी। तो आगे आगे जैसे लिखा हुआ है, ये सत्यता न्यूनतम गणना मुख्य पैमाने के अंशांकन, ग्रेडेशन और वर्नियर स्केल डिवीजन में निर्धारित की जाती है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल होता है और एक दूसरा वर्नियर स्केल होता है। तो उसके आधार पर इसको डिसाइड करा जाता है कि क्या करना है। साथ ही इसमें सब डिवीज़न भी होते हैं, जैसे सब डिवीज़न हो गए हैं उसको एक बार दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब बेसिकली सिद्धांत जो है, सिद्धांत क्या है, तो 2 अलग अलग क्या तराजू एक ही ज्ञात लंबाई रेखा पर बनाए जाते हैं, उसके बीच के अंतर का जो बारीक माप लिया जाता है वो इसके सिद्धांत में काम करता है, वर्नियर सिद्धांत कहा गया है। तो इसमें बेसिकली स्लाइड करता है। तो वही चीज़ कह रहा है, 2 अलग अलग तराजू एक ही ज्ञात लंबाई की रेखा पर बनाए जाते हैं। जैसे एक नीचे हो गया वर्नियर स्केल, एक हो जाएगा ऊपर मेन स्केल, ठीक है। और उसके बीच का अंतर बारीक माप के लिए किया जाता है, उसके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस का आएगा, उस चीज़ के लिए किया जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्लाइडिंग पे काम करता है। तो इतना अलग अलग तराजू का ये ज़्यादा होता है, तो उस केस में चीज़ें थोड़ी डिटरमाइन करने में थोड़ा दिक्कतें आती है। बाकी कोई नहीं, आप इसको इतना याद रखो कि ये क्या होता है, स्लाइडिंग पे काम करता है। और जैसे यहाँ दे रखा है 2 अलग अलग तराजू की अलग अलग, जैसे हमने माइक्रोमीटर में देखा था स्क्रू और नट के हिसाब से, वो उसकी जो प्रिंसिपल थी स्क्रू और नट के आधार पे वो काम करता है। इस तरह से इसमें है अलग अलग तराजू को ज्ञात लंबाई के रेखा और बनाए जाते हैं। आगे जैसे देखते हैं हम, तो वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम संख्या निर्धारित करना, कैसे उसका लिस्ट काउंट निर्धारित करना है। जैसे हम क्या करते हैं कि मुख्य स्केल में मेन स्केल जो है उसमें 9 दिखा दिया है, वर्नियर स्केल में 10 दिखा दिया। जैसे मैंने बताया था इसमें 49 डिवीज़न वाला और 50 डिवीज़न वाला, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 9 हो गए मेन स्केल, ठीक है, मुख्य स्केल डिवीज़न है। अब इसमें जैसे फिगर 1 में जैसे दिखाया गया, तो फिगर के हिसाब से हम जाते हैं, इसमें जैसे दिया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे हम देखेंगे तो एक मेन स्केल का यदि वैल्यू निकालोगे 1 MSD इज इक्वल्स टू निकालोगे तो 1 mm हो जाएगा। और 9 VSD इज इक्वल्स टू निकालोगे तो ये आपका 9/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है 10 आपके वर्नियर स्केल डिवीज़न है, ये वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है 10 है, तो 9/10 हो जाएगा। और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू होता है MSD 1 MSD, सो या 1 MSD 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD इज इक्वल्स टू 1 mm और 1 VSD का वैल्यू आया जो 9/10 है। 9/10 जब इसको मल्टीप्लाई करके करोगे, जैसे ये अभी क्या हो गया 1, 10 में 1 गया 9, तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 में कहने का मतलब 0.1 हो गया। तो इस केस में इतना ये लिस्ट काउंट आएगा। ये यदि वैल्यू आप चेंज करते हो, जैसे 25 करोगे VSD की जगह आप जब 25 कर दोगे उस केस में आ जाएगा 1 माइनस 25/4 आ जाएगा, 24/5 आ जाएगा। इसको करोगे 1/24 तो 0.04 हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। फिर यही चीज़ आप जब 50 करोगे VSD इज इक्वल्स टू 50 जब कर दोगे उस टाइम क्या हो जाएगा 1 माइनस 149/50 आ जाएगा। इसको जब करोगे तो 1/50 आ जाएगा, 1/50 मतलब 0.02 हो जाएगा, ये mm में हो जाएगा। बेसिकली यही चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन करी हुई है। जैसे रीडिंग वर्नियर मेजरमेंट ले रखा है, इसमें आपका देखोगे 0.02 लाने के लिए उसमें क्या है, वर्नियर स्केल के 50 मुख्य पैमाने लिए हैं और 49 सब डिवीज़न लिया हुआ है, सॉरी वर्नियर स्केल डिवीज़न है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ फिर फार्मूला आ गया।
और लिस्ट काउंट निकालने के लिए 1 MSD माइनस 1 BSD हो गया, ठीक, कम से कम संख्या के लिए। और 1 BSD का जो मान हो गया वो आपका जैसे इसमें 9/10, तो इसमें आपको 49/50 हो जाएगा। मेन स्केल डिवीजन का एक मान ले रहे हो, एक मेन स्केल डिवीजन से माइनस करोगे एक वर्नियर स्केल डिवीजन को, तो जब माइनस करोगे तो 1 माइनस 49/50 हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करोगे 0.02 हो जाएगा। आगे देखते देखते 3 नंबर पे दे रखा है फिगर 3 में, इसमें कैलकुलेशन, ठीक है। अभी जैसे इसमें क्या है, मुख्य पैमाना जो है ये 60 हो गया, ठीक है। 60 के बाद ये जैसे 0 दिखा रहा है, इसका कैलकुलेशन इधर आओगे 50, 51, 52, 53, 53 पे जुड़ा हुआ है, तो ये 60 हो गया प्लस 53 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.02 से, ठीक है, तो 106 हो जाएगा। मतलब 60 28वां डिवीज़न है, सॉरी मैंने 53 कर दिया था, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। 28 28 दूनी 56 हो जाएगा, तो 60.56 हो जाएगा इसका आंसर, 60.56। ऐसे रीडिंग आप ले सकते हो, ठीक है। दोबारा एक बारी मैं बता देता हूँ इसका। जैसे ये रीडिंग हो गया 6 दिखा रहा है, ठीक है, तो इसमें मान रखा है 6 को 60 मान रखा है, ठीक है, तो 60 हो गया। और उसके बाद इसमें काउंट करोगे 0 है, उसके बाद 5 हो गया, 20, 5 का नहीं 1 लिखा है, मतलब 10 का डिफरेंस है, फिर 20, 30, 40, 50, ये जैसे 5 दे रखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, 5 का लिया, 5 × 5 = 25 और 3 28, 28 दूना तो लिस्ट काउंट जो हमारा होता है इसमें वर्नियर कैलिपर में 0.02 होता है, तो 28 BSD हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.02 से तो आपका 0.56 आ जाएगा। जब ऐड करोगे तो आपका 60.56 आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे है तो माप की ब्रिटिश प्रणाली, तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ब्रिटिश सिस्टम में कैसे मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में दे रखा है। जैसे इसमें क्या होता है, 1 गज में क्या होता है 3 फीट होता है, या फिर इसको उल्टा लिख रखा है, ठीक है। माप जैसे मीट्रिक प्रणाली है हमारे भारत में क्या है मीट्रिक प्रणाली, और कहीं कहीं पे क्या है ब्रिटिश प्रणाली भी चलती है। कि बहुत सारी चीज़ें अब जैसे जो बाहर से एक्सपोर्ट होके इंपोर्ट होके आई हुई है वो चीज़ों में अब हम अपना तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा वो OEM जो होता है वो बाहर का ही है। अब उसने बना के इंच में ही दे रखा है, तो उसके हिसाब से इसलिए ये चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। अब जैसे क्या होता है जो आपका 36 इंच होता है उसमें आपका 3 फीट होता है, और वही उस चीज़ को 1 गज भी बोलते हैं। फिर जैसे एक दे रखा है 52-80 फीट हो गया, उसको हम 1760 गज या फिर 1 मील भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दिया हुआ है आगे 1 इंच जो होता है, 1 इंच का आप सेंटीमीटर में जब करोगे तो 25.4 हो जाएगा, सेंटीमीटर में करोगे तो 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं 1 यार्ड का जो हो गया, यार्ड बेसिकली गज है, एक गज में जो होता है 36 इंच होता है, और मीटर में आपका 0.9144 हो गया। वहीं 1 मीटर में आप यदि इंच में निकाल दो 0.03937 हो जाएगा। 1 मीटर का आपका में निकालोगे तो में आपका आ जाएगा 1000 और इंच में निकालोगे 39.37 करके इंच आ जाएगा, ठीक है। आगे जैसे देखते हैं इसमें जो दशमलव वाले हैं, दशमलव के भी दे रखे हैं कुछ, 1/64 वाला है, ठीक है, इंच का है। उसको देखते हैं तो 0.015 करके है। 1/32 है, इसका 0.03125 हो जाएगा। 1/16 है, उसका 0.0625 हो जाएगा। 1/8 है तो 0.125 हो जाएगा। 1/4, सो बेसिकली आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। अब जैसे 1/8 हो गया, ठीक है, इसको चेंज करना है, इसको डायरेक्टली आप करोगे तो ऐसे भी आ जाएगा। आप एक एक करके करते रहो। इसका क्या है 2 का मल्टीप्लाई ऊपर जा रहा है, इसके मल्टीप्लाई जा रहे हैं, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करो। 5 का 25, 25 25 125, 125 25 625, ऐसा करके जा रहा है। इसमें ये चीज़ निकालने के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल आप करोगे तो इसमें से ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको आप आराम से डेसिमल में भी कर सकते हो। और इसमें क्या होता है जैसे
ये 1 इंच हो गया, ठीक है। अभी 1/10 का 1/10 पार्ट जो हो गया 1/10, इसको कैसे लिखोगे? 0.1 हो जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है 1/10, ये हो जाएगा 100 मतलब 1/100। इसको जब लिखोगे तो आपका यही 1.0.01 आ जाएगा। आगे जैसे देखते हैं 1000 हो गया, सो 1000 मतलब 1/1000। अब इसको करोगे सीधा ले जाओ, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 शून्य आ जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें इधर 1 के बाद 3 है, तो ये पॉइंट के बाद 3 संख्या आपको ध्यान रखना है। 100,000 मतलब 100,000, 100,000, ये 1000 हो गया, 100,000, 100,000, ये आपका आ गया। तो 5 संख्या, एक एक के बाद कितना है? 100,000 मतलब 1 लाख बोल रहा है, मतलब ये कहीं दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इतना हो जाएगा। तो 1 के बाद कितना है? 5 संख्या है, तो 5 संख्या ले आओ पॉइंट के बाद। अब मिलियन हो गया, तो मिलियन मतलब 10 लाख होता है। फिर उसको करोगे, ऐसा करके आप क्या चीज़ों को बदल सकते हो। आगे जैसे दिया हुआ है इसमें कुछ एक नंबर में 0.05 mm दिया हुआ है। इसको क्या है, इंच में इतना इतना है, ठीक है, बराबर इतने इंच है। तो आपको फिर निकालना है वैल्यू, ठीक है। इसमें इंच में निकालना है कितना होगा बोल के, चूँकि 1 इंच में हम जानते हैं कि 0.0 पॉइंट, अभी जैसे इसमें 1 इंच की वैल्यू दी रखी होगी में, ठीक है। अभी ये कहाँ पे है, ये जैसे है 1 में कितना इंच है? इतना इंच है। उसको निकालना कितना है? 0.5 का, तो इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपको फाइनल आ गया वैल्यू इधर। वही आपका 1.25 मीटर दे रखा है, इंच में ये वैल्यू दे रखा है। अब 1 मीटर में कितना होता है? 39.37 इंच होता है। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आपका आ जाएगा आंसर। तो ये चीज़ जांचने के लिए भी है। बाकी आगे देखते हैं रूपांतरण का उदाहरण जो है इंच मीट्रिक में 3/4 लिखा हुआ है, इसको आप इसे ऐसे कर दिया, ठीक है। तो 3/4 को आप डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे भी करके, 3/4 इंटू 100, 25, ठीक है, 25 दिया 75। ये चीज़ आ गया इसमें। अब चूंकि ये इंच में दिया हुआ है तो ये पॉइंट में जाएगा, 3/4 है तो ये चीज़ जैसे इतना बराबर बराबर करके दिया हुआ है, तो 1 इंच में हमारा 25.4 होता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो आपका फाइनल वैल्यू ये आ जाएगा। 1/1000 है, तो उसका इसको जैसे पॉइंट में इतना आता है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी बराबर में इतना लिख दिया है कि कितना आएगा बोल के। तो 1 इंच का वैल्यू 25.4 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल वैल्यू ये आ जाएगा आपका। 1 इंच का 1000वां भाग 25 माइक्रो, 1 इंच का जो 1000वां भाग है इसमें दिया हुआ 25 माइक्रोमीटर के लगभग होता है, ठीक है। इसमें जैसे कार्यभार देखें, निम्नलिखित को इसको आपको चेंज करना है इंच में, ठीक है। 38.1 है, उसको कितना इंच में होगा? तो 1 इंच में कितने होते हैं? 1 इंच में आपका होता है 25.4 होता है, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे 38.1, इसको डिवाइड कर दो 25.4 से, तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो समथिंग ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 1.5 नहीं आएगा, 25, 40, 38 है, 1.3 समथिंग आएगा। फिर 300 में इसको चेंज करना है, तो ये आपका 12 इंच हो जाएगा सीधा। 25.4 है, एवरेज आता है, ये 12 के करीब आएगा, ठीक है। फिर 8 इंच दे रखा है, इसको में चेंज करना है। 1 इंच में होता है आपका 25.4, इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा में आ जाएगा। 25 हटे आपका 200 हो जाता है। 40 इंच देखा है में करना है, तो आपको 25.4 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आ जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। सो ये बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम में मेजरमेंट का देखा हमने, तो मेजरमेंट को कैसे लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट बेसिकली पता होना चाहिए, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो। अदरवाइज़ यदि यूनिट्स नहीं मालूम रहेंगे आपको, तो ये आप नहीं कर सकते। एक यार्ड में कितना होता है, या फिर कितना मीटर होता है, या कितने इंच होते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको आनी चाहिए। नहीं आएगी तो आप उसको
कैलकुलेशन में भी मिस्टेक करोगे। आगे जैसे देखते हैं हम इंच ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की रीडिंग। अब इंच ग्रेजुएशन दिया हुआ है इसमें, उसकी रीडिंग कैसे लेना है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे इसकी क्या होती है, लिस्ट काउंट जो होती है 0.001 इंच करके होता है। में हमने देखा था 0.02 देखा था, इसमें इंच में आपका चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे वर्नियर स्केल में 25 डिवीज़न या 50 डिवीज़न के साथ ग्रेजुएशन होता है। वर्नियर स्केल के 25 डिवीज़न के साथ जो होता है वर्नियर कैलिपर के, अब जैसे इसमें मेन स्केल के 1 इंच के 10 प्रमुख बाँटों को 10 भाग में बांटा गया 1 इंच को, ठीक है। साथ ही इसमें क्या है, प्रत्येक भाग को 4 अलग भागों में बांटा गया और उपखंड का मान जो है ये 0.025 है। एक उपखंड का जो मान है ना वो ये 0.025 है। और यही आप 49 वर्नियर डिवीज़न जब लेते हैं तो उसके इसमें 25 डिवीज़न के बराबर हो जाते हैं। इसमें चीज़ें क्या होती हैं, इंच में आपका वैल्यू चेंज हो जाता है। इसमें मेन स्केल में क्या होता है, 1 इंच के दूरी के बीच में ये 10 नंबर्स ऑफ भाग बँटा हुआ है। उसमें से प्रत्येक भाग जो होता है, जैसे आप यहाँ मैंने क्या करा कि 10 बांट दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां हो गया। अब इनके बीच में है 4, ठीक है। 4 है इनके बीच में, कितने हैं, 4 है। 4 बराबर भागों और प्रत्येक उपखंड का मान जो है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 0.025 है। और इसी तरह मेन स्केल के ऐसे 49 डिवीज़नों को कितने में बांटा गया है, 25 डिवीज़नों में बांटा गया है। अब जब ऐसे निकालोगे तो फाइनली यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन कर रखा है, ये जैसे हो गया 49 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.025 से, तो ये आपका 1.225 आ गया। 25 वर्नियर स्केल डिवीज़न का वैल्यू आ गया। अब चूँकि ये हम जैसे देखते हैं वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान, ये हमारा 0.049 हो गया। अब दो पैमाने का निकालते हैं, दो मुख्य पैमाने का, तो दो मुख्य पैमाने का 0.05 हो गया। अब इसका हम लिस्ट काउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, मुख्य पैमाने का भाग जो है उसको माइनस करेंगे 1 वर्नियर डिवीज़न से। तो चूँकि हमारा मुख्य जो पैमाना है वो कितना है, 0.05 है। ये 2 का निकाला जैसे हमने 0.05, सॉरी 0 पॉइंट, मुख्य पैमाना हमारा है 0.05, ठीक है। ये इंच में है। फिर उसके बाद जो दूसरा हमारा निकला वर्नियर स्केल डिवीज़न का, वो हमारा निकला 0.049। इसको जब आप माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 50 है, 0.050, और ये है 0.049। तो आपका एक का डिफरेंस आता है। तो 0 पॉइंट, ये इंच में वैल्यू है तो इंच में हो जाएगा। आगे देखते हैं फिगर 2 में। जैसे फिगर 1 को ये दिया हुआ था, ये वाला फिगर है, ठीक है। ये आपका फिगर है, इस फिगर से इस चीज़ को निकाला हुआ है। इसमें जैसे देखोगे आपका 0 हो गया इधर से, ठीक है। ये 25 पैमाने लिए हुए हैं, तो ये 25 वर्नियर स्केल डिवीज़न हो गया, ठीक है। उसमें से क्या करा हमने, अब जैसे यहाँ काउंट कर रखा था 49 डिवीज़नों का, तो 49 को कर दिया हमने 0। ये बेसिकली कैलकुलेशन है। अब चूँकि लिस्ट काउंट क्या होती है, 0.001 होता है इंच में, तो इसको हमने सिर्फ 25 आया तो 25 उसमें क्या होता है, एक डिवीज़न का 2 होता है। एक डिवीज़न में 4, तो 25 वर्नियर स्केल डिवीज़न में 49 ले लिया, 49 से मल्टीप्लाई करा तो आपका इतना है। चलिए अगले वाले पे देखते हैं। और चीज़ देखा, फिर दूसरे वाले पे जैसे देखते हैं, यहाँ से 0 और 1 के बाद पैमाने का रेखा दे रखा है। तो इसमें जैसे पूर्ण इंच क्या होता है, 1 इंच हो गया, ठीक है। इसमें जैसे 1 इंच पूरा हो गया, ये वाला 1 इंच हो गया। दूसरे में क्या, उसके बाद 2 नंबर के बाद आया है, तो 0.2 के बाद हो गया। उसका उपखंड का मान देखते हैं, तो एक उपखंड का जो मान होता है 0.025 हो जाता है। और संयोग जब हम करते हैं, सबको जब संयोग देखते हैं तो इधर कहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये 13 नंबर, ये जो है ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.013 करके।
ठीक है। हाँ, यही चीज़ लिखा हुआ है, बाद में फिर सब ऐड कर देंगे। 1 इंच का 1 इंच हो गया, 1 इंच का पूर्ण इंच का 1 इंच हो गया, ये जैसे 1 इंच हो गया। फिर दो मुख्य पैमाने हैं, तो एक जैसे दो को इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने लिस्ट काउंट से, तो वो हमारा 0.2 करके आ गया। फिर उसके बाद आगे क्या है, ये हमारा 13 मिल रहा था, तो इसको मल्टीप्लाई करा लिस्ट काउंट से, तो ये आपका 0.3 और एक उपखंड का जो मान होता है 0.025 होता है। फिर बाद में ऐड कर दिया तो आपका फाइनल वैल्यू आ गया। इसी तरह से करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें जैसे दिया हुआ है, इसमें आपका देखोगे ये आपका 0 है, 0 हो जाएगा। फिर कहाँ पे मैच कर रहा है उसको देखना है। जैसे इसमें दिया उपखंडों के बराबर होते हैं कम से कम गिनती वाले 50 VSD का मूल्य निकालना है। इसमें जैसे 50 है टोटल, ये रहे 50। ठीक है, 50 VSD का मूल्य निकालना है, तो उसको आप इसमें क्या कराया, 50 VSD को क्या कराया 0.05 से मल्टीप्लाई कराया, तो आपका 2.45। फिर 1 VSD का वैल्यू क्या है 2.45 डिवाइडेड बाई 50 क्या है, तो ये आपका वैल्यू आ गया। लिस्ट काउंट के लिए फिर का 1 BSD माइनस 1 MSD माइनस 1 BSD कर दिया है। तो फिर ये आपको माइनस करोगे तो 0.01 आ जाए। सो बेसिकली ये कैसे इंच में निकालना है उसके बारे में। जैसे 50 का है, 50 VSD है, तो 50 को कर दोगे 49 मल्टीप्लाई कर दोगे 0.05 से, तो 2.4 आया है 45। फिर उसके बाद 1 BSD का वैल्यू जो है इससे डिवाइड करोगे फिर 50 वैल्यू को, तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। रीडिंग का उदाहरण इसमें दिया हुआ है। वर्नियर लाइन इसमें 0 में है और मुख्य पैमाना जो है 1 इंच में है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ जैसे है एक, यहाँ जैसे ये देखोगे तो ये 1 के बाद है। ठीक है, तो पूर्ण इंच का 1 इंच हो गया। 4 मुख्य डिवीजन है, 4 हैं। ठीक है, तो 4 को क्या करेंगे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। उसके बाद ये 9 नंबर पे मैच कर रहा है। एक उपखंड का मान भी निकाल लेंगे, एक उपखंड का मान हो गया 0.5 से। उपखंड का जहाँ पे भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें, और मुख्य प्रमुख डिवीजन आएगा उसको इतने मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और 9 वर्नियर डिवीजन का है, तो वर्नियर डिवीजन वाले पे 0.001 पे मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 सब फाइनली ऐड करोगे तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 1.49। तो ऐसे करके ये सवाल भी काफ़ी सारे आते हैं। इसमें रीडिंग पूछी जाती है कितनी रीडिंग आएगी। सो इसमें बेसिकली क्या है, 4 चीज़ें हैं। ठीक है, एक है आपका पूर्ण जो दिया हुआ है, तो पूर्ण आपका 1 इंच ले रखा है। फिर उसके बाद यहाँ देखना है 4 नंबर पे मिल रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से। फिर 4 के बाद देखोगे कहाँ मैच कर रहा है, सॉरी 4 के बाद एक उपखंड है ये वाला, इसकी वैल्यू जैसे होती है उसको उपखंड को क्या करना होता है 0.05 से मल्टीप्लाई करना होता है। उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया। फिर उसके बाद 9 नंबर पे ये मैच कर रहा था, तो फिर मैंने 9 नंबर से उसका जो लिस्ट काउंट होता है उसको मल्टीप्लाई करा, उसके बाद फाइनल ऐड कर दिया, तो ये फाइनल वैल्यू आ गया। बाकी ये माइक्रोमीटर का दिया हुआ है, माइक्रोमीटर में ये वैल्यू है, उसको मिलता करने का है। इसमें भी रीडिंग का है। इसमें जैसे दे रखा है क्या है 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से। फिर उसके बाद एक सब डिवीज़न है 1, और इधर दूसरा है 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो आपका 0.505 आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर देखो कहाँ मैच कर रहा है, थिम्बल डिवीज़न 9 मैच कर रहा है, तो 9 मल्टीप्लाई 0.01। फिर फाइनल अब ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.359। बैरल को दे रखा है, तो उससे बेसिकली बैरल ये हमारा बैरल होता है 10 भागों में डिवाइड। तो उसी चीज़ का ये पूर्ण व्याख्या किया हुआ है जो मैंने आपको बताया। दोबारा एक बार बता देता हूँ। इसमें जैसे फिगर 6 को पढ़ना कैसे है, ये जैसे देखोगे 0 के बाद अब 3 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, मुख्य भाग का। फिर उपखंड का आता है मुख्य भाग का 0.1 से करते हैं, उपखंड का 0.25 से मल्टीप्लाई करा जाता है, और जो थिम्बल डिवीज़न होती है, जो लिस्ट काउंट होती है, उससे मल्टीप्लाई करी जाती है। ठीक है, तो ये आपको मुख्य पैमाना देखोगे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ये
0.3 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, दो उपखंड है, एक ही है और एक जो चिप सट गया है यहाँ थिम्बल पे वो वाला, दो है। तो दो को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपका 0.5 आ गया, ठीक है, 0.05 आ गया। उसके बाद ये थिम्बल वाला लाइन और इस लाइन को मैच कर रहा है कौन सा, तो ये 9वां नंबर जो है वो मैच कर रहा है, तो आपका 0.009 आएगा। फाइनल ऐड करोगे जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी असाइनमेंट में दे रखा है इसका वैल्यू निकालना, जैसे इसमें रीडिंग देखें, ये 1 हो गया, 1 के बाद देखोगे ये 3 पे आया, जैसे 1 आ गया 0.1 हो जाएगा, फिर ये 3 पे आया, ठीक है। सो 3 को आप 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे और मैच कहाँ कर रहा है, 4 के बाद एक उपखंड है उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐसे करके फाइनल आप निकालोगे। इसमें जैसे दिया होगा, इसमें दिया हुआ नहीं है तो आप खुद से निकाल के देख सकते हो, तो मैं जैसे इसमें बता देता हूँ अभी। तो इसमें आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 के बाद ये तीसरे नंबर पे मिल रहा है, सो 0.1 हो जाएगा। और सॉरी मुख्य पैमाना है इसलिए ये 1 हो जाएगा, 1। उसके बाद ये 3 है, 3 पे आया है तो 0.03 हो जाएगा। फिर ये लास्ट में आपका 4, 2 उपखंड और हैं। एक उपखंड का जैसे मान कितना होता है 0.25 होता है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, एक उपखंड है सॉरी 2, 4 के बाद 1, 2, एक उपखंड हो जाएगा 0.025 हो जाएगा। फिर बाद में ये मैच कर रहा है कितने नंबर पे, दूसरे 4.5 पे मैच कर रहा है, तो उसको आप 0.045 ये हो जाएगा। फाइनल आप ऐड करोगे जो आंसर आ जाएगा। फिर अब वर्नियर हाइट गेज है, तो वर्नियर हाइट गेज है इसमें। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट होता है सेम इसमें भी में सेम इसका भी होता है 0.02 होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हाइट मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, और साथ ही इसका यूज जो होता है इसका मार्किंग में यूज करते हैं पैरेलल लाइंस खींचने के लिए, ठीक है। इसमें उसके बारे देखेंगे, तो इसमें बेसिकली जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पहले देखते हैं। इसमें जैसे दे रखा है बीम है, बेस है, मेन स्लाइड है, जो क्लैंप बने स्केल है, मेन स्केल है, फाइन एडजस्टमेंट। सो ये बेसिकली ये है आपका वर्नियर हाइट गेज, जिसमें अलग अलग पार्ट्स के नाम दे रखे हैं। जिसमें आपका थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये आप जैसे देखोगे ये आपका बेस हो जाएगा, बी नंबर बेस हो जाएगा, ये आपका स्क्राइबर हो जाएगा, ये इसका लॉकिंग स्क्रू हो जाएगा, ये आपका वर्नियर स्केल हो जाएगा, ठीक है। ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू हो जाएगा ऊपर, ये मेन स्केल हो जाएगा, ये लॉकिंग स्क्रू हो जाएगा, ये और ये लॉक स्क्रू हो जाएगा। सो यही चीज़ें यहाँ पे सारी कुछ लिखी हुई थी। जैसे स्क्राइबर ब्लेड हो गया, सो ये बेसिकली एल जैसे लिख रखा है, तो एल आपका स्क्राइबर ब्लेड हो गया, ये वाला आपका स्क्राइबर हो गया, स्क्राइबर ब्लेड लिख रखा है। ऐसे करके बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें 2 तरह के आपके होते हैं स्क्राइबर जो होते हैं, एक ऑफसेट स्क्राइबर होता है, एक स्ट्रेट स्क्राइबर होता है। तो ये क्या होता है, ये सारे सेट होते हैं। अभी इसमें जैसे देखोगे तो अलग अलग इसमें आता है, मैट्रिक आयामों के साथ इंच आयामों को पढ़ने के लिए वर्नियर स्केल के मुख्य स्लाइड को जोड़ा जाता है। तो अनुसार ये काम जो होता है, जैसे हमने पहले देखा था, ये स्लाइडिंग बेसिकली करता है। इसमें स्लॉट्स बने होते हैं, तो इसके हिसाब से एक के ऊपर एक बैठाया रहता है, तो वहाँ पे ये स्लाइड करता है। आगे जैसे देखते हैं इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर स्क्राइबर ब्लेड के साथ सटीक एंटन के साथ ऊंचाई होती है, कदम कदम पे जांच के लिए होता है। इसका जो लिस्ट काउंट एग्जाम से रिलेटेड जो आता है, वो लिस्ट काउंट पूछा जाता है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है इसका, उस चीज़ को आपको याद रखना है, 0.02 होता है। और जबड़े जो होते हैं स्लाइडिंग जो अटैचमेंट होता है उसके साथ जुड़ा होता है। वर्नियर हाइट गेज जो होता है इसकी क्षमता जो होती है मेजर मार्किंग की या मेजरमेंट करने की, बेसिकली हाइट मेजरमेंट करने के लिए उपयोग करा जाता है। और साथ ही इसका जो स्क्राइबर लगा होता है ये मार्किंग के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें आप 2 टाइप के देखें, तो इसका जो मेजरमेंट मैक्सिमम ले सकते हैं 1000 तक ले सकते हैं।
ये स्क्राइबर हो गए हैं, एक स्ट्रेट टाइप का हो गया, ये ऑफसेट टाइप का हो गया। इसमें जैसे पार्ट का देखोगे तो पार्ट से इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। ये सारे ए बी लिख रखा है, ये बी को क्या बोलते हैं, तो ये आपका बेस हो जाएगा। कि ये जैसे जे ये लॉक स्क्रू हो जाएगा, लॉकिंग करने के लिए, मतलब रीडिंग जहाँ लेना है उसके लिए। ये आपका एल दे रखा है, ये स्क्राइबर हो गया, स्ट्रेट टाइप का स्क्राइबर हो गया, ठीक है। उसका सपोर्ट है डी में जैसे। फिर ई में क्या है उसके बारे में पूछेगा। आपका आई जो है ये फाइन एडजस्टिंग वाला हो गया, एच हो गया। फिर ये आपका ए नंबर में दे रखा है, तो ये बीम हो जाएगा। जी आपका क्या हो जाएगा, मेन स्केल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे देखो जी में दे रखा है, जी आपका मेन स्केल है, आपका वर्नियर स्केल है। सो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी पड़ेगी। किसको क्या बोलते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करके आप एक एक पार्ट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका फिगर है और ये आपका ए में जैसे बी में बी बेस हो गया, मेन स्लाइड हो गया, फिर सी का डी का जो हो गया, फिर ई का जो क्लैम्प, एफ का वर्नियर स्केल, जी का मेन स्केल, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू स्लाइड हो जाएगा। फिर एच का आई का फाइन एडजस्टिंग नट हो जाएगा, जे एन के लॉकिंग स्क्रू है, फिर एल जो है वो स्क्राइबर ब्लेड है। सो ये बेसिकली एल जो है ये स्क्राइबर ब्लेड है। अब इसके जो फीचर्स हैं फंक्शनल, मतलब वर्नियर हाइट गेज के जो कार्यात्मक विशेषताएं हैं उसके बारे देखते हैं। सो वर्नियर हाइट गेज में क्या होता है, इसका उपयोग जो होता है सरफेस प्लेट में रख के इसका उपयोग किया जाता है। उससे क्या होता है, उसको बेस मिलता है, और जो भी इसका लेने का, इधर से उधर सरकाने का, घिसकाने का, तो वो चीज़ें करके फिर उसमें हम मेजरमेंट ले सकते हैं और इसका मार्किंग करने का भी काम कर सकते हैं। इसमें जैसे मुख्य स्लाइड को जो स्थानांतरित करने के लिए स्लाइडिंग में लॉकिंग स्क्रू और महीन एडजस्टिंग स्लाइडिंग को ढीला करना पड़ता है। इसमें जैसे ये आपके दो हैं जे और के, और ये आपका आई का, इसको थोड़ा ढीला करना पड़ता है, तभी जाके आप उसको सरका सकते हो, मतलब ऊपर से नीचे एडजस्ट कर सकते हो स्लाइडिंग के साथ, ठीक है। जैसे क्या होता है, छेनी नुकीले स्क्राइबर के साथ मुख्य के साथ सेट किया जाना चाहिए। ये जो है आपका मुख्य के साथ सेट किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यक रूप से क्या होता है, अनुमानित ऊंचाई की लंबाई को किया जा सकता है। अब ये सेट किया जा सकता है, ठीक है। आगे आवश्यकता के अनुसार अनुमानित ऊंचाई के लिए बेहतर समायोजन स्लाइड की स्थिति को लॉक किया जाना चाहिए। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको लॉक करना चाहिए। और एक सटीक छेद करने को योग्य ऊंचाई प्राप्त करने के लिए समायोजन अखरोट की मदद से स्लाइडर पर बेहतर समायोजन करना पड़ता है। अब किसी चीज़ को रख के वहाँ पे आप समायोजन करके, अब इसमें क्या होता है, ऑफसेट वाले में जो यूज होता है वो 30 mm जो होता है पहले से होता है, उसके हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। अब इसमें जैसे हो गया, आवश्यकता के अनुसार अनुमानित ऊंचाई के लिए बेहतर समायोजन स्लाइड को स्थापित में लॉक किया जाना चाहिए। एक सटीक छेद करने योग्य ऊंचाई प्राप्त करने के लिए समायोजन अखरोट की मदद से स्लाइडर पर बेहतर समायोजन करना पड़ता है। सटीक मार्क करने योग्य आयाम प्राप्त करने के बाद मुख्य स्लाइड को भी स्थिति में लॉक किया जाना चाहिए। अब जहाँ पे आपने सेट कर दिया, जैसे यहाँ सेट कर दिया, इसके बाद आपको ये दोनों लॉक करना ज़रूरी है, और साथ ही ये वाला भी। फिर बाद में जो आप मेजरमेंट लेना है उसको संचालित करने का, जैसे स्क्रू रोड को आधार पर अंगूठे हुए पेच से मदद से संचालित किया जा सकता है। मुख्य स्लाइड को त्वरित सेटिंग करने के लिए इसे त्वरित रिलीजिंग के साथ डिज़ाइन किया गया। इसकी सहायता से बिना समय बर्बाद किए स्लाइड को वांछित अनुमानित ऊंचाई तक लाना संभव है। अन्य सभी उद्देश्यों के लिए क्या है, इसमें ऊंचाई के सामान्य ऊंचाई के काम करते हैं, और प्रारंभिक पढ़ने के लिए मुख्य पैमाने के शून्य अंशांकन के निर्धारित जब। अब इसमें क्या है, जब भी आप मेजरमेंट लेते हो तो सबसे पहले आप जीरो करोगे, उसके बाद जहाँ पे भी मेजरमेंट लेना है तो वहाँ से आप कर सकते हो। जैसे ये इसमें क्या कर रहा है, मार्किंग कर रहा है, पैरेलल लाइंस का मार्किंग कर रहा है जो हाइट पे है उस पर, ठीक है। तो इसमें देखोगे इस चीज़ को भी देखो इधर इस साइड पे, तो ये हमारा ये लॉकिंग स्क्रू हो जाएंगे इसके हाइट गेज के, ठीक है। नो फॉर रिपेयर फाइन एडजस्टिंग वाला हो गया। वर्नियर हाइट गेज विथ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इस वजह से रैक और पिनियन अरेंजमेंट है। तो रैक और पिनियन में क्या होता है, एक तो होता है स्टेबल होता है, बाकी दूसरा उस पर चलता है। मुख्य रूप से इसमें लेआउट के लिए उपयोग किया जाता है। जो वर्नियर आइडिया जो होता है, लेआउट बेसिकली जो कार्य होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। और हाइट भी मेजरमेंट करने के लिए इसका ही उपयोग किया। इसकी स्लॉट की चौड़ाई और बाहरी आयाम को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जो स्लॉट होती है बाहरी आयाम को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें
ये क्या कर रहा है, लेआउट वर्क कर रहा है, ठीक है। ये सरफेस प्लेट हो गया, वर्नियर हाइट गेज ये आपका हो गया। फिर ये आपका जॉब हो गया जिसको आप वर्क कह रखा है। फिर ये एंगल प्लेट जो आपको सपोर्ट दे रखा है मार्किंग करने के लिए। इसमें ये आपका देखोगे, ये आपका स्ट्रेट टाइप का स्क्राइबर है। गहराई इसका उपयोग, इसमें वर्नियर हाइट गेज का उपयोग डायल इंडिकेटर के साथ और लोकेशन, पिन डायमेंशन, कॉन्सेंट्रिसिटी एक्सेंट्रिसिटी जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, डायल यूज करा जाता है। इसमें दिखाया हुआ नहीं है, आगे देखते हैं यदि यूज करा हुआ होगा तो। ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इसको तो अगले क्लास में देखेंगे। इसमें यूज़ करा जाता है, यहाँ पे आपका डायल यूज करा जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें क्या होगा, अलग अलग टाइप के स्क्राइबर यूज करे जाते हैं। जैसे लीवर टाइप के आ जाएंगे, उसमें जो आपका टिप आ जाएगा वो बॉल टाइप का आ जाएगा, अलग अलग टाइप के। इसमें जैसे ये मार्किंग के लिए आप जैसे जहाँ पे मेजरमेंट लेना है, थोड़ा फ्लक्चुएट को चेक करना है, तो वहाँ पे जो उसके नॉब होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम डायमेंशन का कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए भी फिर इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ को। जब तक डायल नहीं लगाओगे आप उसको फ्लक्चुएशन कितना है उस चीज़ को पता नहीं कर सकते हो ना। फिर कौन एक्सेंट्रिसिटी होती है, एक्सेंट्रिसिटी बेसिकली होती है, उसको भी चेक नहीं कर सकते। जैसे कॉन्सेंट्रिसिटी में क्या होता है, एक ये डायमीटर है, एक ये डायमीटर है, 2 डायमीटर के शाफ्ट हैं। अब इसमें आप इसको चेक करोगे, इसको जीरो चेक करोगे कितना फ्लक्चुएशन है। सेम चीज़ इस पर भी चेक करते हो कितना फ्लक्चुएशन है, तो वो आप चीज़ निकल जाएगी। आप खाली एक ही में चेक करोगे तो वो सर्कुलरिटी हो जाती है, एक्सेंट्रिसिटी में हो जाती है। दोनों को चेक करोगे एक ही सेंटर पे है या नहीं है। इसका उपयोग गहराई मापने के लिए किया जाता है, गहराई के लगाव से साथ साथ किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग जो होता है ऑफसेट स्क्राइबर की सहायता से निचले स्तर के आकार मापने के लिए किया जाता है। अब जैसे ऑफसेट स्क्राइबर लगा दिया तो उसमें क्या होता है, वो नीचे होता है, ऐसे ऐसे होता है वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, निचले के साथ में हम इसको मेजरमेंट ले सकते हैं या फिर मार्किंग करने का काम कर सकते हैं उससे, ऑफसेट स्क्राइबर से। अब देखभाल और रख रखाव का है तो नियंत्रित कमरे में जो भी उपयोग कर लेते हो उसके बाद उसको रखना चाहिए। साथ में आप केयर एंड मेंटेनेंस जो देखभाल और रख रखाव है, तो जब आपका उपयोग हो जाता है तो नियंत्रित तापमान वाले कमरे पे हमेशा रखना चाहिए। इनसे क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन नहीं होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मेंटेन उसका टेम्परेचर होना चाहिए। इसे गिरने मतलब ना गिराएं नहीं या फिर दस्तक दें ना, इसे ना गिराएं या दस्तक दें। ऐसे नहीं गिराना नहीं है, कोशिश करें कि आप चीज़ों को आसानी से हैंडल करें जिससे वो गिर नहीं जाए। अब जब इसमें क्या है, उपयोग करने से पहले या उपयोग करने के बाद इसको साफ़ करें। घूमने वाले नमूने पर माप ना लें। आप जहाँ पे मूविंग एलिमेंट्स होती हैं वहाँ पे नहीं लें, कोशिश करें उस चीज़ को स्टॉप कर लें उसके बाद जैसे लें। साथ ही अन्य काम करने वाले उपकरणों के साथ ना रखें। अब इसको क्या करना है, रखने के लिए भी स्पेशल ऐसा नहीं है कि कहीं भी अभी आप इसको सेटलमेंट कर दे रहे हो। इसके लिए एक इसके स्पेशल जगह होना चाहिए जहाँ पे आप इसको स्टोर कर सको, ठीक है। तो वर्नियर गाइड गेज भी हमने देख लिया, वर्नियर कैलिपर देख लिया। अगली क्लास में हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर देखेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।